Hello friends, welcome to our channel. Today we are going to discuss the most important topic, that is India-Pakistan War of 1965. हमारा 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ था और 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस की सीरीज़ है और GS 1 में इसे सवाल पूछा जा सकता है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी टॉपिक को अगर हमें समझना हो तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि उसके बैकग्राउंड में क्या हुआ था, और इस वीडियो में हम बैकग्राउंड भी कवर करने वाले हैं। वॉर में क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज़ की थी, हमने सीज फायर बाद में क्यों साइन किया, उसके बाद में उसके नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि नेहरू की डेथ हुई थी, तो लीडरलेस इंडिया था ऐसे पाकिस्तान को लगता था। इंडिया चाइना वॉर अभी ख़त्म हुआ था 1962 में। सो इन परिस्थितियों में इंडिया वॉर नहीं कर सकता और हमारी जीत पक्की है ऐसा पाकिस्तान को लगता था। उसके बाद में 2 ड्रॉट्स आए थे इंडिया में, इसके परिणाम बहुत ही घातक हुए थे। तो इसी का भी फ़ायदा पाकिस्तान उठा सकता था। नागा इंसर्जेंसी प्रॉब्लम थे इंडिया में तब। उसके बाद में जबलपुर राइट्स हुए थे हिंदू मुस्लिम के बीच में। तो ये ग्रह स्थिति का अच्छी तरह से फ़ायदा उठा के हमें हराने की कोशिश पाकिस्तान करता था। ये बैकग्राउंड में ये सब चीज़ें हमारे इंडिया में चल रही थी और उसी दौरान पाकिस्तान ने हम पे वॉर कर दिया। जब हम आगे चलते हैं कि वॉर कैसे हुआ या कैसे स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी इस वॉर में, ये हम देखेंगे। ओके, स्ट्रैटेजी कैसे यूज़ किए गए थे। सो एक सर क्रिक बोल के एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में गुजरात के पास बॉर्डर विवाद था, उसमें पाकिस्तान ने फायरिंग करके 40 माइल्स का एरिया कैप्चर किया था। तो उसका मोरल बहुत बूस्ट हो गया कि अब हमारा मोर्चा पाकिस्तान की ओर, जम्मू कश्मीर की ओर ले जाके हम इंडिया को हरा सकते हैं, ऐसी उसकी मंशा हो गई थी। उसके बाद में ऑपरेशन गिब्राल्टर पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिया। जिब्राल्टर है क्या, तो ये जिब्राल्टर मूरी पीपल जो मुस्लिम को बिलोंग करते थे, वो एक स्टेट है। देखो, अफ्रीका में जो यूरोप को जोड़ता है उसे ये लोग मूरी पीपल गए थे और यूरोप में जाके उन्होंने स्पेन को कैप्चर किया था। तो वैसे ही पाकिस्तान की स्थिति थी कि जम्मू कश्मीर में लोग बेच के जम्मू कश्मीर से पूरे इंडिया को हम हासिल कर सकेंगे, इसलिए जिब्राल्टर, इसका नाम ऑपरेशन जिब्राल्टर रखा गया। ये स्ट्रेट के नाम पे है देखो, ओके, जो कि अफ्रीका में है और ये यूरोप से कनेक्ट करता है। इससे मूरी पीपल वहाँ से जाके यूरोप पर कब्जा किए थे, इसलिए उन्होंने इसका नाम जिब्राल्टर दिया था। और ये जिब्राल्टर ऑपरेशन में है क्या कि मिलिट्री को सिविलियन यूनिफॉर्म में भेजा गया था, ताकि हम पता नहीं लगा सके कि ये मिलिट्री है या लोकल लोग है या ऐसे। और वहाँ पे जम्मू कश्मीर में इन्होंने बहुत सी तबाही मचा कर रखी थी। ओके, सो इसका परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने रेडियो पे ये भी बोल दिया कि लोकल पीपल ने वहाँ पे रिवोल्ट कर दिया है और इसे इंटरनेशनल ये संदेश जाए कि वहाँ के लोग आज़ादी मांग रहे हैं, इसलिए हमें मदद करनी चाहिए, ऐसा एक इंटरनेशनल मैसेज जाना चाहिए, ऐसा पाकिस्तान का मानना था। ओके, पर ये फेल हो गया। फेल क्यों हो गया? क्योंकि लोकल पीपल ने उनको, मिलिटेंट्स को और मिलिट्री जो सिविल यूनिफॉर्म में, उनको पकड़ के पुलिस के हाथों थमा दिया। उसके बाद में हम देखते हैं ये फेल होने के बाद ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम बोल के पाकिस्तान ने ऑपरेशन चालू कर दिया, जो कि जम्मू कश्मीर में चालू कर दिया। ये जम्मू कश्मीर में छम बोल के एरिया है, वहाँ पे इसका बहुत ज़बरदस्त युद्ध चालू हो गया। डायरेक्ट मिलिट्री को बेच के युद्ध चालू हो गया। सो इसके पीछे के मकसद ये था कि अनकुर सेक्टर को कब्जा करके वहाँ से पूंछ और रजौरी सेक्टर को कैप्चर कर देगा और उससे भारत की हार होगी, ऐसे ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम में पाकिस्तान की मंशा थी। ओके, सो इससे बाद में जो हमारे आर्मी चीफ थे, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री से मिलने गए और उन्होंने मांग की कि हम सेकेंड फ्रंट खोल देते हैं ताकि हम आसानी से पाकिस्तान को टैकल कर सके। और शास्त्री जी ने
तुरंत ही इसको मंजूरी दे दी। देखो डिसीजन पावर शास्त्री जी की बहुत अच्छी थी, फिजिकल अफेयरेंस से कोई यूज़ नहीं है, पर डिसीजन पावर होना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें ये पता चलता है, आगे ये सेकेंड फ्रंट खोलने से ही हमने वॉर जीता था, ये भी हमें पता चल जाएगा। और फिजिकल अपेयरेंस से कुछ ये नहीं होता है, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, इससे हमें सीख मिलती है। तो सेकेंड फ्रंट खोलने जा रहे हो, आर्मी चीफ ने पूछा लाल बहादुर शास्त्री से, हम अगर सेकेंड फ्रंट खोल देते हैं तो इसका मतलब पता है आपको? शास्त्री जी ने बोला था, हाँ मुझे इसका मतलब पता है कि फुल फ्लेज वॉर है और कुछ नहीं है, तो आप सेकेंड फ्रंट खोल दो और यहाँ पे युद्ध को आरंभ कर दो। ओके, तो हमने सेकेंड फ्रंट खोल दिए और एक वक्त ऐसा भी आ गया कि हम लाहौर की बॉर्डर तक पहुंच गए थे और किसी भी वक्त हम लाहौर कब्जे में ले सकते थे, ऐसा इस सेकेंड फ्रंट खोलने से हो गया। तो और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम कश्मीर का हाजीपीर जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट से इम्पोर्टेंट है उस पर भी कब्जा कर दिए। ओके, सो चाइना भी इसमें वॉर में कूदा नहीं, पर वो क्रिटिसाइज कर रहा था इंडिया को कि एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी इंडिया अपना रहा है और एशिया में दबदबा निर्माण करना चाहता है, ऐसे चाइना ने क्रिटिसाइज किया था, पर उसने वॉर में हिस्सा नहीं लिया था। हाँ, अभी हम आगे चलते हैं कि हमने सीज फायर एग्रीमेंट साइन क्यों किया है। ओके, अब सीज फायर एग्रीमेंट साइन करने के बहुत से रीज़न होते हैं। ओके, तो उसमें से एक रीज़न हम देख सकते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर था। ओके, इंटरनेशनल प्रेशर वॉर के टाइम में बहुत रहता है। ओके, तो जब वॉर चल रहा था तो यूएन के जनरल सेक्रेटरी यूथ हंट ने दोनों कैपिटल को विजिट कर दिया और सीज फायर का डिक्लेरेशन कर दिया। ओके, तो यूएसएसआर ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति याकूब खान एंड भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद उज़्बेकिस्तान को बुला लिया और इसमें ताशकंद एग्रीमेंट का साइन होगा। ये एग्रीमेंट क्यों होता है? देखो, अगर हमें पता भी ना हो तो एग्रीमेंट में होता क्या है ये तो हमें लिखना पड़ेगा। तो ये क्या रहता है कि जो आर्मी पहले थी युद्ध से पहले, वहाँ पे ही हम उसी पोजीशन पे रिटर्न आते हैं। ओके, तो किसी का टेरिटरी हम ले नहीं सकते या फिर किसी को ये नहीं कर सकते कि ये हमने जीता है। ऐसे जो पोजीशन थी एज इट इज़ वैसे ही इस एग्रीमेंट में हमने साइन कर दिया। ओके, सो और इंडिया को ये भी मानना था कि हमें इकोनॉमी ग्रोथ पे ध्यान देना है और हमें वॉर में नहीं पड़ना है। हमें इकोनॉमी ग्रोथ पे क्यों ध्यान देना है? क्योंकि ड्रॉट्स के प्रॉब्लम थे। ड्रॉट्स के प्रॉब्लम में हमें यूएसए से फूड आता था PL 480 से, वो यूएसए वो देने में लेट कर रहा था। एक बारी में हमें अनाज भेज रहा था, मतलब इनडायरेक्टली हमें तड़पा रहा था। तो इससे आगे जाके हम देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया था और उन्होंने बोला था कि हम इसके बाद में हम किसी देश पे निर्भर नहीं रहेंगे और जो भी करना है हम भारत से ही अनाज उगाएंगे और भारत से ही सुजलाम सुफलाम कर देंगे, ऐसा शास्त्री जी का मानना था। तो हमें यह ध्यान रखना है जय जवान जय किसान का बैकग्राउंड क्या है कि हमें अनाज ठीक तरह से अमेरिका प्रोवाइड नहीं कर रहा था, एक केफ ही दे रहा था PL 480 से, और इसका मतलब है कि हमें तड़पा रहा था। तो जय जवान जय किसान का नारा बहुत ही ज़रूरी था ताकि हम देश को सुजलाम सुफलाम बना सके। ओके, और फूड इनसिक्योरिटी को दूर कर सके। ओके, इसका बैकग्राउंड में ये चलते हैं और आगे चल के इसी का ग्रीन रेवोल्यूशन पे रूपांतर होता है यानी इसका ही आगे का वर्जन है ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, उसके बाद में हमें इंटरनेशनल प्रेशर था, ताशकंद करार कर दिया। वी वांट टू फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वी आल्सो मेंटेन दी गुड रिलेशनशिप विथ USSR। ओके, रशिया के साथ हम गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं क्योंकि रशिया ने बहुत से वीटो पावर का यूज़ करके जो कश्मीर पे रेजोल्यूशन आता था UN में, उसको वीटो पावर से हटा दिया था या फिर वो सहमत नहीं था। तो हमने बहुत तरह से
यूएसएसआर हमें बहुत मदद करता था। आगे चलते हैं कि हमने ये वॉर जीता क्यों, हमने ये वॉर जीता क्यों, तो उसके बहुत से कारण हमें पूछे जा सकते हैं, तो उसमें से कुछ हम यहाँ पे याद रखेंगे। ओके, तो स्ट्रेटेजी थी इंडिया के पास 1960 वॉर में, 1965 के वॉर में हमारे पास स्ट्रेटेजी थी। 1962 के वॉर में, इंडिया चाइना के वॉर में हमारे पास स्ट्रेटेजी नहीं थी। ओके, सेकेंड फ्रंट हमने खोल दिया था। लाल बहादुर शास्त्री के डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा था, तो हमने सेकेंड फ्रंट खोल दिया है। यूज़ ऑफ एयरफोर्स हमने किया है। इंडिया चाइना वॉर के दौरान हमने एयरफोर्स का यूज़ नहीं किया था, क्योंकि डबल नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए हमने एयरफोर्स का यूज़ नहीं किया था चाइना के विरुद्ध, पर पाकिस्तान के विरुद्ध हमने एयरफोर्स का यूज़ किया था। सपोर्ट ऑफ कश्मीरी पीपल, जो ऑपरेशन जिब्राल्टर था वो फेल करने में कश्मीरी पीपल का बहुत अच्छा हाथ था। ओके, हमने 1962 के बाद वॉर वेपन्स खरीदे थे, तो उसका उपयोग 1965 में हमें हुआ। कोऑर्डिनेशन डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ में बहुत अच्छा था, ये भी हमने देख लिया। और जय जवान जय किसान का स्लोगन जोश भर देने वाला था। तो ये सब कारण है, और बहुत से कारण हम लिख सकते हैं, पर उसमें से इम्पोर्टेंट कारण ये है। तो इससे सवाल पूछा जा सकता है मेंस में, क्या कारण है कि हमने 1965 का वॉर जीत लिया। ओके, तो इस तरह पूछा जा सकता है। अभी कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या हुए। ओके, मोरल बूस्ट हुआ इंडियन आर्मी का, गुड रिलेशनशिप विथ यूएसएसआर बन गया हमारा, और मिलिट्री की इम्पोर्टेंस, वेपन्स की इम्पोर्टेंस हमें पता चल गई। और 1965 के बाद हम बहुत फोकस होने लगे, मिलिट्री वेपनाइज करने लगे, मिलिट्री को बहुत इम्पोर्टेंस देने लगे। अब यहाँ पे देखेंगे 1962 में हमारे पास मैप भी नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, तो 1965 में हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने चालू कर दिया। और फूड एफिशिएंसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ड्रॉट सिचुएशन आता है या युद्ध होता है, तो हमें ये बहुत कुछ सिखाया गया है ये 1965 का वॉर, जो इससे हम दूसरों से अनाज नहीं खरीदेंगे, जो भी करना है इंडिया में ही करेंगे, और इसके आगे चल के इन फ्यूचर ग्रीन रेवोल्यूशन का उदय होता है। तो हमें ये याद रखना है, जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन का टॉपिक कवर करेंगे तब इसका ये बैकग्राउंड में आ जाएगा कि 1960 वॉर से बाद में क्या हुआ और कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन का उदय हो गया, ये हम देखेंगे। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन पे भी क्वेश्चन पूछा जा गया है और पूछा जा सकता है। ग्रीन रेवोल्यूशन, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्थ इंडिया में ही सफल क्यों है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमने क्यों नहीं किया, या सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या क्या फ़ायदे होंगे या क्या क्या नुकसान होगा। इस वक्त हम ग्रीन रेवोल्यूशन चाहते हैं या नहीं, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इस पे ये टॉपिक तो पूरा कवर हो गया 1965 वॉर इंडिया पाकिस्तान। इससे हमें क्या सीख मिली, क्यों हम वॉर जीते, इसके पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है, इंटरनेशनल में यूएसएसआर के साथ हमारे संबंध कैसे बन गए, तो ये पूछा जा सकता है। और अभी तक इंडिया रशिया के संबंध कैसे है, इससे ये बैकग्राउंड से हमें ये सीख मिलती है, तो ये हमें याद रखना चाहिए।